हेलो स्टूडेंट, इस गुरुजी का आप सबको प्रणाम। देखिए, क्लास 10 कक्षा 10 गणित की बात कर रहा हूं मैं, और पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। मैं अभी आपको हर चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा पहले, यानी चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और इस साल जो आपकी गणित की किताब आई है इसमें क्या क्या किताब से डिलीट हो गया, मतलब हट गया है। पिछले साल की जो किताब थी उसमें और अभी जो आपके पास किताब आएगी उसमें से कितना पोर्शन हटा दिया है, एनसीईआरटी से कितना पोर्शन हटा दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट की बात करें हम वास्तविक संख्याएं, इसको हम कहते हैं रियल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इस चैप्टर में पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब 2022 की बात कर रहा हूं। 2022 में जब ये बुक थी 10th क्लास में, और अभी 2023 में हम कंपेयर करेंगे। 2022 में जो चैप्टर फर्स्ट था बच्चों, 2022 में जो चैप्टर फर्स्ट था उसकी टोटल 4 एक्सरसाइज थी, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, टोटल 4 एक्सरसाइज थी। और अभी जो 2023 है इसमें से 1.1 और 1.4 को एनसीईआरटी ने किताब से हटा दिया है, बुक से हटा दिया है, यानी अब आपको केवल 1.2 और 1.3 ही पढ़नी है। सिर्फ केवल 2 एक्सरसाइज, 2 प्रश्न वाली ही 2 एक्सरसाइज ही आपको पढ़नी है। अब देखिए, ये 1.2 1.3 के रूप में नहीं होगा, अब नया चैप्टर जो हमारा आया है उसमें तो 1.1 और 1.2 के रूप में आपको दे रखी होगी, और दोनों बहुत इजी है। इन दोनों एक्सरसाइज में बहुत इजी है। पहली एक्सरसाइज कौन सी है और दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है वो मैं आपको दोनों बताता हूं। पहली जो एक्सरसाइज है वो आपकी इस टॉपिक पे है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और इस अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में बच्चों क्या क्या आएगा मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, गुरुजी की बातें सारे ध्यान से सुनना, और ये पहला वीडियो है अपना इस चैप्टर का। ऐसे आपको इस चैप्टर के जितने भी वीडियो बनेंगे, चाहे 4, 5, 6, 10 जितने वीडियो बनेंगे, सारे इसी चैप्टर फर्स्ट में ही नीचे कंटिन्यू पार्ट वाइज आपको देंगे, तो आपको सारे उसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसमें आपको एक तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हम कहते हैं लसप और मसप, लसप और मसप। लसप और मसप आपने नॉर्मल पढ़ा है छोटी क्लासों में, ठीक है, लसप और मसप। अब देखिए, एलसीएम और एचसीएफ मींस लसप और मसप आप कैसे निकालना हो तो अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी मैं इससे बता रहा हूँ कि चैप्टर में क्या क्या है, इस पहले पार्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है। एक तो आपको पहली 2023 की बात कर रहा हूँ, 1.1 एक्सरसाइज पढ़नी है, जिसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। उसके बाद 1.2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.2 में क्या आएगा बच्चों, आपके अपरिमेय सिद्ध करना। ये रहा सेकेंड पॉइंट 1.2, ये 1.1 है इस बार, और ये 1.2 एक्सरसाइज है। केवल 2 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है पहले पार्ट में। आपके पहले पार्ट में 2 एक्सरसाइज डिलीट हो गई, बुक से हटा दी है, ठीक है। तो 1.2 में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे अपरिमेय संख्याओं के। अब इसमें भी 3 तरीके के क्वेश्चन है। पहला तरीका देखो, 3 तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से। पहला तरीका आपको सिर्फ दे रखा होगा √2, √3, √5, √6, √7, √8, इसी प्रकार सिंपल रूट के अंदर सिंपल अगर नंबर होंगे उनको अपरिमेय सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के। दूसरा तरीका, इसी अपरिमेय संख्याओं में जोड़ घटाव गुणा और भाग में अगर आपको प्रश्न दे रखा है तो आपको कैसे हल करना है। जैसे 2 + √2 दे दिया, 6 + √2, 5 - √2, 3 √2, 2 √2, 7 + 3 √2, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं उसका एक तरीका अलग होता है हल करने का। ये मैं आपको एक तरीका पूरा बताऊंगा, एक एक तरीका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, और एक एक चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि एक एक पार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपको बुक के तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके अलावा बहुत सारे हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो हमको पता चलेगा हाँ कि इसमें और कौन से लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ देखिए, इसमें से एक तीसरा तरीका जो है वो बुक में नहीं है, लेकिन वो भी मेरे को आपको मैं बहुत अच्छी तरह से सिद्ध करके बताऊंगा कि इस मेथड को कैसे हम अप्लाई करेंगे। जो तीसरा मेथड होता है रूट, दोनों नंबर अगर रूट में हो,
दोनों संख्याएं बच्चों अगर रूट में है, ध्यान से देखना गुरुजी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। दोनों संख्याएं अगर रूट में है तो उनको हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे, ये आपको थोड़ा सा टफ पड़ता है, बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आने लायक है, एग्जाम में आता है, तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे जैसे कोई हम ले सकते हैं कि √2 प्लस √3, फिर √3 प्लस √5, √5 प्लस √7, कुछ भी हो सकते हैं दो नंबर्स। तो इस चैप्टर में एक तो 1.2 में 3 टाइप्स के मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। सब क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है, एक ही मेथड में ये सारे क्वेश्चंस अप्लाई कैसे करेंगे, एक मेथड से ये सारे क्वेश्चंस प्लस गुणा भाग जोड़ घटा वाले कैसे करेंगे, और एक ही मेथड ऐसा बताऊंगा, 3 मेथड में आपको बताऊंगा जिसमें दोनों संख्याओं पे वर्गमूल हो, रूट हो, तो प्रश्न को कैसे हल करते हैं। बाकी तो सब इजी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको इस प्रकार समझाऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट से अपनी, यानी हम 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे 1.2 में। 1.2 में बच्चों हम 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक तो सिंपल √2, √3, √5 के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, एक आपका प्लस माइनस गुणा भाग मतलब जोड़ घटा गुणा भाग वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, और एक दोनों रूट में नंबर्स को कैसे हल करेंगे। तो पहला पार्ट आपका वास्तविक संख्या है। इस पहले पार्ट में आपके सिर्फ 2 ही प्रश्न वाली हैं। एक तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जिसमें एलसीएम और एचसीएफ इसका रिलेशन होता है। क्या होता है कि दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो उसी के एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे उसी क्लास में। एक ये फॉर्मूला है, और ये अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या, ये सारा हम जब से हम ये पहला पार्ट पढ़ेंगे तब हम पहले मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार की संख्या होती है, कितने प्रकार की संख्याएं होती है, ये आपको कंप्लीट यहाँ से पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम प्रश्न आगे सॉल्व करेंगे। तो ये पहला पार्ट का इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर इस पहले वीडियो में है। बाकी जो दूसरा वीडियो में स्टार्ट करेंगे तब हम इसका जो पहली एक्सरसाइज है, यानी ये पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो ठीक है, तो सेकंड चैप्टर के बारे में कुछ बताऊंगा। सेकंड चैप्टर जो है बहुपद है, इसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद जो चैप्टर है इसमें 2022 में क्या क्या था और 23 में अभी क्या डिलीट हुआ है, थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। 2022 मीन्स 22 और 2023। 2022 में पहले तो इसमें टोटल एक्सरसाइज कितनी थी वो देख लो। पहले जो एनसीईआरटी जो बुक थी, एनसीईआरटी की जो ये बुक है, इस एनसीईआरटी की बुक में बच्चों सबसे पहले 2.1, 2.2 और 2.3 टोटल 3 एक्सरसाइज थी। 3 एक्सरसाइज थी 2.1, 2.2 और 2.3। अब इसमें जितनी प्रश्नावलियां हैं, 3 प्रश्नावलियां थी पहले, अब इसमें से एक डिलीट हो गई, एक डिलीट हुई है। डिलीट कौन सी हो गई? 2.3। 2.3 प्रश्नावली बच्चों डिलीट हो गई है। हम डिलीटेड पोर्शन साइड में लिखते रहेंगे। जैसे चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या डिलीट हुआ था, चैप्टर फर्स्ट में जो डिलीट हुआ था वो 1.1 और 1.4 चैप्टर फर्स्ट में, और चैप्टर सेकंड में क्या डिलीट हुआ है? 2.3। चैप्टर सेकंड में 2.3 प्रश्नावली डिलीट हो गई है। अब 2.3 प्रश्नावली क्या है, आपने देखा ही होगा, बहुपद में बहुपद का भाग लगाना, वो आपने कक्षा 9 में पढ़ा है और थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है, तो इसलिए ये टॉपिक क्या हो गया? डिलीट हो गया है। अब ये टॉपिक डिलीट हुआ है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या किया है, सिर्फ 2.2 और 2.1 ही आपको पढ़नी है, और सबसे इजी है 2.1 क्या है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी शून्य ज्ञात करना, और शून्य ज्ञात करना पहला सबसे इजी, मात्र 1 मिनट में आप इसके क्वेश्चन सारे कर लोगे। इसमें सिर्फ एक उदाहरण है और इस प्रश्न वाले में एक ही प्रश्न है, यानी आपको ग्राफ दे रखा होगा और इस ग्राफ में आपको कर्व दे रखा होगा, इस प्रकार कर्व दे रखे होंगे, तो आपको क्या करना है, इस कर्व के अकॉर्डिंग ये जो कर्व है वो इस एक्स अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतने उसके शून्य होंगे। ये हम सब पढ़ेंगे बाद में, अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जैसे 1 2 3 4 बार काट रहा मतलब इसके 4 शून्य थे। तो वो पहली प्रश्न वाली सबसे इजी, मात्र 5 मिनट में आप कंप्लीट इसमें कर लोगे, 5 मिनट्स में एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा 2.2 जो प्रश्नावली होगी, इस 2.2 प्रश्नावली में आपको शून्यक निकालने के क्वेश्चन पूछेंगे। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, यानी अल्फा और बीटा और ए और बी सी के बीच में आपको रिलेशन पूछेंगे। नॉर्मल हम पढ़ेंगे जैसे आपकी इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, ये आपका द्विघात बहुपद होता है।
इस द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योग जो होता है और एक शून्यकों का गुणनफल जो होता है, ये हम पढ़ेंगे, उसमें सी बाई ए होता है। जो भी है ये चैप्टर पढ़ेंगे तब है। इसमें क्या क्या डिलीट हुआ और क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ आपको 2.1 पढ़नी है, 2.2 पढ़नी है, 2.3 सिलेबस से डिलीट कर दी है और बुक से हटा दी है। नई जो बुक आएगी वही आपको परचेस करनी है। आप जो भी 10वीं की किताब गणित की परचेस करते हो उसमें 2022 लिखा हुआ आना चाहिए, न्यू संस्करण में 2022 वाले ही किताब आपको लानी है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें आपको ध्यान रखना जो आपका चैप्टर 11 रचना लिखा हुआ है, रचना है, ये चैप्टर आपकी बुक में नहीं है 11 नंबर पे, मतलब आप बुक खरीद लो। और अगर ये चैप्टर आपको 11 नंबर पे लिखा हुआ है रचना है, तो ये पुरानी बुक है, आपकी नई बुक नहीं है। नई बुक का पहचान करने का ये सबसे बेस्ट है। चैप्टर 11 आपकी रचना है, अगर उसमें है ही नहीं इंडेक्स में तो इस बुक को आप खरीद सकते हो, सबसे बेस्ट है। अब देखिए सेकंड जो है वही बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, और ये संबंध क्या है 2.2 यानी 2.2 प्रश्नावली जो है, इसमें आप शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है, सिंपल मैंने बताया क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 2.1 2.2 2.3 आपकी सिलेबस में नहीं है, वो कट गया है और सिंपल है दोनों। सिंपल मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है उसके अकॉर्डिंग हम सारे प्रश्न हल करेंगे बच्चों। तो ये सेकंड चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, हम अभी स्टार्ट करेंगे जो इसका हम चैप्टर 3 के बारे में प्रश्नावली 3 के बारे में हम देखेंगे, जिसका नाम है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बेसिक बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है कि रेखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। जैसे दे दिया कि 2x + 6 = 10 है, तो x की वैल्यू निकालो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको बेसिक भी नहीं पता है, x की वैल्यू निकालो तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी बच्चों को नहीं पता है। तो ये सब हम पहले पढ़ेंगे। इस जब अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे, इस पार्ट को जब हम स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक बताऊंगा। समीकरण कितने प्रकार की होती है, रेखिक समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, त्रिघात समीकरण क्या है, बहुपद क्या है, फिर यहाँ से चर क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में टर्म्स जो होती हैं, ये सारे पद क्या होते हैं, इन सब के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा दूसरे पार्ट में, लेकिन शून्यक के बारे में भी आपको पता होगा, दूसरे पार्ट में ही था उसमें। अब यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल पहले कितनी प्रश्नावलियां थी और अभी कितनी प्रश्नावलियां हैं, जो आपका सिलेबस कितना डिलीट हो गया है वो ध्यान से देखो। पहले 2022 की बात करें, जो इससे पिछले साल बुक में टोटल 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6 होगा। टोटल 6 प्रश्नावली आपकी थी, जिसमें से बच्चों जो कठिन प्रश्नावली है वो ये दोनों प्रश्नावलियां बहुत कठिन थी, बच्चों को बहुत कठिन, मीन समझ में नहीं आ रही थी इनके सवाल कैसे करें। इनके सवाल 3.6 के सवाल तो सारे बच्चे गलत ही करते थे, कंफ्यूजन में रहते थे कैसे सवाल करें। और एक 3.1, ये 3 प्रश्नावली आपकी किताब से हटा दी है, मतलब इस अध्याय से 50% हटा दिया है। इस अध्याय से कितना 50%। देखो 2 तो ये प्रश्नावली और एक 3.1 ये ग्राफ की थी, लेकिन ग्राफ है, ग्राफ हटाया नहीं, ग्राफ तो है, लेकिन ग्राफ जो 3.2 में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन ग्राफ के, लगभग 10 क्वेश्चन पूरी बुक में होंगे। बाकी ये 3.1 जो वर्ड प्रॉब्लम थे वो ग्राफ के सारे क्वेश्चन हटा दिए हैं। अब देखिए क्या है आपको पढ़ना है, 2023 की जो नई किताब आएगी उसमें आपको एक 3.1, 3.2, 3.3 केवल 3 प्रश्नावली ही पढ़नी है, केवल 3 प्रश्नावली। बच्चों बहुत 50% हटा दिया है इस अध्याय को। टीचर को भी, अगर कोई गुरुजी भी इस चैप्टर को पढ़ाता है तो उसको कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन अब जो ये 3 प्रश्नावली पढ़ाने में गुरुजी को मात्र 5 दिन लगेंगे बच्चों। 5 दिन में भी गुरुजी चैप्टर कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए पहली प्रश्नावली में क्या है, रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। देखो ग्राफ हटाया नहीं है, 3.1 हटाई है, लेकिन इसमें ग्राफ नहीं हटाया। ग्राफ तो आपके 3.2 में है। 3 कौन सी प्रतिस्थापन विधि थी, 4 कौन सी थी, विलोपन विधि थी, वो भी नहीं हटाए, सिर्फ व्रज गुणन विधि जो है वो हटा दिया है, ठीक है। और फिर उसी के कुछ क्वेश्चन थे जो हर में आते हैं, उनको हम मान कर सोल्व करते हैं, वो भी हटा दिए हैं 3.6 में, जो कि टफ पड़ती बच्चों को हटा दिया है। अब देखिए पहला ग्राफीय विधि जो 3.1 पहले थी,
जो 3.2 है इसमें भी ग्राफ का प्रश्न वो उसको 3.1 कर दिया है, यानी जो प्रश्न वाले हटाएंगे तो 100% उसको हम आगे ही प्रमोट होगी वो तो। अब 3.1 में आपको ग्राफ के क्वेश्चन है, ग्राफ के हैं, और वही बाकी संगत, असंगत, संगत, असंगत इसके क्वेश्चन है, यानी आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये दोनों बराबर नहीं है तब क्या होगा, अगर ये बराबर है और ये भी बराबर है तब क्या होगा, अगर ये बराबर है और ये बराबर नहीं है तब क्या होगा। ये सब 3.1 में हम पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.1 में हम सबको पढ़ेंगे बच्चों। 3.2 क्या है, एक रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधि। ये बीजगणितीय विधि क्या है, बीजगणितीय विधि में दो विधियां आपकी आती है। पहली विधि आती है बच्चों प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि ये पहली विधि है, और दूसरी आती है विलोपन विधि। ये विलोपन विधि हम इस अध्याय में तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो ग्राफ से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर। दो चर का मतलब आपकी समीकरण इस प्रकार आएगी, 2x + 3y = 5, जैसे मैंने एक समीकरण ये ले ली, फिर 7x - 2y = 10, एक समीकरण ये ले ली। दो चर x और y, ये दो चर हो गए बच्चों वाले रेखिक समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा, अलग अलग पूरे जोड़े में आएगी। जैसे एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन आएगी, ये दो इक्वेशन आपके जोड़े में ही आएगी, और हर प्रश्न में आपको दो इक्वेशन दे रखी होगी, और उन दोनों इक्वेशन को हल करना है, और x और y का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत इजी है, हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला ग्राफीय विधि, पहला आपको ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, दूसरा आपका प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी आपकी विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत इजी है, विलोपन विधि बहुत इजी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको एक एक चीज देखनी है इस वीडियो के बाद। ये जैसे पहला वीडियो हमारा तीसरे पार्ट का होगा, फिर 4 का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में कितनी प्रश्नावलियां अभी है, और इस चैप्टर में कितनी प्रश्नावलियां पहले डिलीट हो गई, मतलब अभी कितनी डिलीट हो गई है और पहले कितनी थी। एक ही प्रश्नावली डिलीट हुई है 2022 में। पहले टोटल प्रश्नावली इसमें 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4, टोटल 4 प्रश्नावलियां थी बच्चों इसमें, और 4 प्रश्नावली में से 4.3 थोड़ा सा कठिन था, और ये प्रश्नावली कठिन लगती थी बच्चों को, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया। सबसे बढ़िया इसमें हटा दिया, बच्चों के लिए बढ़िया है। 4.3 किताब से हटा दिया है, यानी अब आपको सिर्फ 3 प्रश्नावली पढ़नी है 2023 में। एक तो 4.1, 4.2 और 4.4। 4 तो नहीं है, इसी का नया नाम आ गया 3। 4.1 में क्या है, 4.1 में सिर्फ आपको समीकरण दे रखी है, और जांच करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं वो जांच करना है, और द्विघात समीकरण की परिभाषा है ऐसा समीकरण जिसकी 2 घात होती है चर x की। तो 2 घात वाला समीकरण होता है उसको कहते हैं द्विघात समीकरण, यानी जो आपकी चर होता है जैसे ax² + bx + c, ये जो घात है हाईएस्ट 2 घात होनी चाहिए पूरे समीकरण की, तो आपका द्विघात समीकरण होगा। 2 होनी चाहिए, 2 से कम हो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 से कम का मतलब 2 तो होना चाहिए, फिर 1 हो नहीं उससे कोई दिक्कत, लेकिन 2 होना ही चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। तो पहली प्रश्नावली में हम बच्चों द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा बेसिक चीज, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, और कुछ फॉर्मूले अप्लाई करेंगे हम। a - b का होल स्क्वायर है, जैसे a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल क्यूब है, a + b का होल क्यूब, ये सारे कुछ सूत्र भी हम इसमें यूज करेंगे। वो मैं सब बताऊंगा आपको डिटेल जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसका अगला वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो पहला पॉइंट ही हम स्टार्ट करेंगे। फिर पहली प्रश्नावली सिंपल है कि समीकरण को जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, हल नहीं करना, सिर्फ जांच करना है। सेकंड है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालो। गुणनखंड विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने देखा, ये गुणनखंड विधि, बीच वाले नंबर्स को b जो होता है उसके 2 पार्ट करके हम a और c के गुणे के बराबर लाते हैं, उसको हम हल करते हैं। तो ये आपकी गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करो। जो आप दूसरा पार्ट पढ़ोगे शून्यक कैसे निकालते हैं, वहां शून्यक है और यहाँ मूल होता है, शून्य को ये मूल कहते हैं, रूट।
वहां पर जो शून्यक होते हैं उसी को यहाँ पर मूल कहते हैं कि मूल कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण के, वो एक ही बात है, वो पूरा सेम है। वहां आप जैसे निकालते हैं x का मान द्विघात समीकरण में, वही आपको यहाँ पर निकालना। दोनों में कोई ज्यादा चेंज नहीं, सब सेम है, थोड़ा सा मैं अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। तीसरी प्रश्न वाली है इसकी 4.2, तो ये हो गई गुणनखंड रीति द्वारा। और तीसरी है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी जो b² - 4ac है, b² - 4ac है, इसका मान आपको पहले निकालना है। द्विघात सूत्र भी इसमें अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, ये सूत्र भी हम अप्लाई करेंगे। अगर इसका मान 0 से बड़ा है तब क्या होगा, 0 से छोटा है तब क्या आएगा, 0 के बराबर होगा तब क्या आएगा, ये इसकी प्रकृति है। इसकी प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रश्नावली 4.3 में, यानी कक्षा 10 का जो चौथा पार्ट है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको टोटल 3 प्रश्नावलियां पढ़नी है। पहली द्विघात समीकरण जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। दूसरी है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे करते वो पढ़ना है। और तीसरा मूलों की प्रकृति चेक करना है, जांच करेंगे कि मूलों की प्रकृति में क्या है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, ठीक है, या एक ही हल है, अद्वितीय हल है, ये सब जो भी हम 4.3 में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला वीडियो कंप्लीट हुआ। सिंपल इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है बच्चों। और अपना यूट्यूब चैनल तो है ही, आपको पता ही है, आपको यूट्यूब चैनल है D&D कुशलगढ़ लिखना, D&D कुशलगढ़ करोगे तो टॉप पर आएगा। सब्सक्राइब भी करना है और अपना स्टेटस भी लगाना है और बाकी अदर बच्चों को शेयर भी करना है, ठीक है, तो ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर 5। पांचवा पार्ट जो है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। यह चैप्टर ऐसा है जिसमें एनसीईआरटी ने कुछ भी डिलीट नहीं किया बच्चों, जो पहले था और वही अभी रहने वाला है और वही है, यानी कुछ भी डिलीट नहीं किया है। 3 प्रश्नावलियां थी, 5.1, 5.2 और 5.3, ये तीनों प्रश्नावलियां हैं। और यह पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इनमें क्वेश्चन भी ज्यादा है, 20 से 25, अगर पार्ट में देखें तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन में कुछ पार्ट भी दे रखे हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिखा। बाकी 20 के आसपास है 5.2 में, ठीक है। और एक 5.1 है जिसमें भी प्रश्न एक पार्ट में ज्यादा दे रखे हैं, तो थोड़ा सा पार्ट भी यह बड़ा है। और इसमें 3 प्रश्नावलियां हैं जो मैंने आपको बताई है। पहली प्रश्नावली है समांतर श्रेणियां, यानी पहले आपको सिर्फ समांतर श्रेणियां क्या होती है, इसका प्रथम पद क्या होता है, इसका सार्वंतर क्या होता है, इसमें पदों की संख्या क्या होती है, कुल कितने पद होते हैं, पद कैसे निकालते हैं, एपी है या नहीं, इसकी जांच करते हैं कि एपी है या नहीं। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे पहली वाली प्रश्नावली 5.1 में पढ़ेंगे कि एपी है, एपी नहीं है, एपी की जांच कैसे करेंगे कि एपी नहीं है कि एपी है, ये सब हम पहली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। दूसरी प्रश्नावली जो है 5.2 बच्चों, 5.2 में हम पढ़ेंगे एपी का nवां पद कैसे निकालते हैं। इसका सूत्र है एपी का nवां पद निकालने के लिए an = a + n-1 × d। an लिखो या l भी लिख सकते हो इसको, l = a + n-1 × d। यहाँ पर a, n और l जिसको कहते हैं हम अंतिम पद, यानी लास्ट पद, जो सबसे लास्ट में होगा वो। a को कहते हैं हम प्रथम पद कहते हैं, d को कहते हैं हम बच्चों सार्वअंतर, और जो ये n है इसको कहते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या यहाँ पर क्या है, n है। तो ये आपको कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में, ऐसे तो सूत्र से हम पूरा इसमें डिटेल पढ़ेंगे कैसे निकालना है। तो दूसरी प्रश्नावली में आपको ये जो 4 चीजें दिख रही है क्या है, तो n, a, n और d, इन चारों में से आपको कोई भी 3 मान दे रखे होंगे और चौथा मान आपको पूछेंगे। कुछ भी दे रखा होगा, प्रश्न भी डिपेंड करेगा, तो इसका और हम डिटेल पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 में। तीसरी प्रश्नावली है एपी के प्रथम n पदों का योग। योग निकालने का सूत्र है आपका Sn = n/2a + n-1 × d। ये Sn निकालने का सूत्र है, जिसमें आपको अंतिम पद नहीं पता हो तब ये सूत्र आपको लगाना है। लेकिन बच्चों अगर आपको अंतिम पद पता हो तो सीधा आपको a + l यानी अंतिम पद और प्रथम पद तो लगभग पता ही होगा। तो दोनों के अकॉर्डिंग आपको ये सूत्र है
एपी का nवें पद का योग निकालने के लिए दो सूत्र हैं, एक ही है और एक सूत्र ये है। और एक सिंपल आता है एपी की जांच करते समय a प्लस डी, a प्लस 2d। इसी प्रकार एपी किस फॉर्म में है वो सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो 3 प्रश्न वाले आपको इस समांतर श्रेणी में पढ़ना है, 5.1, 5.2 और 5.3। ठीक है बच्चों। तो समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी की जांच कैसे करेंगे, ए कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, और ए और डी निकालने के बाद फिर डी अलग अलग निकाल के एपी है या नहीं उसकी जांच करेंगे। दूसरे में एपी का nवां पद अगर हमको दे रखा है, लास्ट पद दे रखा हो, ए दे रखा हो, डी दे रखा हो, तो n पूछ सकते हैं, पदों की संख्या पूछ सकते हैं, सारवंदर पूछ सकते हैं, प्रथम पद पूछ सकते हैं, अंतिम पद पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरे में इन्हीं पदों का योग आपको निकालना आना चाहिए, इन्हीं पदों का योग तीसरी प्रश्न वाली में हम पढ़ेंगे। ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसमें वीडियो भी लगभग थोड़े बड़े बनेंगे क्योंकि मैं एक एक प्रश्न को हल कराऊंगा तो टाइम भी लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारे प्रश्न सोल्व करने हैं और बाकी अपना पीडीएफ तो मिलेगा, पीडीएफ की फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, आप वहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो यह हमारे 3 टॉपिक के थे, मतलब 3 प्रश्न वाले आपके हैं चैप्टर 5 में समांतर श्रेणी में। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ऐच्छिक भी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसमें ऐच्छिक प्रश्न वाले भी दे रखी है, इसे 4 मानते हैं, लेकिन नॉर्मल वो ऐच्छिक एग्जाम में नहीं आती है, आपके सिर्फ 5.1, 2 और 3 ही आपको पढ़नी है। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज चैप्टर है। त्रिभुज में क्या क्या डिलीट हुआ पहले वो मैं बता देता हूँ। हम तो इंट्रोडक्शन है, नॉर्मली पहला वीडियो तो नॉर्मली 4-5 मिनट का होगा, आपके हर चैप्टर का, हर अध्याय का पहला वीडियो 4-5 मिनट का ही रहेगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले त्रिभुज में समरूप आकृतियां कितनी प्रश्न वाली थी पहले, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 5 प्रश्न वालियां थी इससे पहले। और अब एनसीईआरटी ने 2 प्रश्न वालियां हटा दी, पाइथागोरस थ्योरम और इससे पहले वाली। ठीक है। 6.4 और 6.5 आपकी किताब से हटा दी है बच्चों, यानी कितना आपको कम पढ़ना पड़ेगा। और ये तो कुछ नहीं, पहली तो ऐसे ही हो जाएगी, दूसरी भी इजी, मेन तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा तीसरी प्रश्न वाली। थोड़ी तीसरी आपको टफ पड़ सकती है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ये से कि आपको चुटकियों में थ्योरम याद हो जाएगी। इसमें थ्योरम है, एक बीपीटी थ्योरम है। ठीक है। फिर थेल्स थ्योरम भी इसमें आती है, 6.1, 6.2 आती है। 2 ही थ्योरम पढ़नी, 2-3 थ्योरम ज्यादा है नहीं, तो वो मैं थ्योरम आपको कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल उदाहरण देके समझाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब इसमें पहली प्रश्न वाली है समरूप आकृतियां, यानी आपको सिर्फ 2 चित्र दे रखे होंगे और जांच करना है कि ये समरूप है या नहीं। ठीक है। सर्वांग सम और समरूप ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। जितने भी सर्वांग सम होते हैं वो सारी आकृतियां समरूप होती हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपने 9th क्लास में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट जिसको हम कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये हम नहीं कह सकते। तो ये हम पढ़ेंगे अभी। तो देखिए पहला जो है वो समरूप आकृतियां हैं, सिर्फ आपको बताना है कि सिमिलर है या नहीं, समरूप मतलब सिमिलर आकृतियां है या नहीं, यही आपको पहली प्रश्न वाली बताना है। दूसरी प्रश्न वाली में त्रिभुजों की समरूपता, यानी 2 त्रिभुज आपको दे रखे होंगे और इसमें सभी आकृतियां आ गई है। सेकेंड वाली जो 6.2, अभी जो 2023 की जो आपकी बुक आएगी इसमें 6.1, 6.2 और 6.3, बस 3। तो पहली प्रश्न वाली पढ़ेंगे समरूप आकृतियां, अलग अलग आकृतियां दे रखी है और आपको बताना है कि समरूप है या नहीं। और दूसरी प्रश्न वाली में त्रिभुजों के समरूप, यानी दूसरी प्रश्न वाली में सिर्फ जो त्रिभुज होंगे उन्हीं के समरूप के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज की ही प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। और तीसरी प्रश्न वाली है जो बच्चों वो त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां अलग अलग दे रखी है, और यही बड़ी प्रश्न वाली है। इसमें कम से कम प्रश्न 15-20 प्रश्न उसमें लगभग हैं, सारे थ्योरम्स के फॉर्म पर है, थ्योरम्स पढ़नी पड़ेगी, थ्योरम को समझना पड़ेगा। तो ये आपका जो तीसरा पार्ट है त्रिभुज, इसमें 2 प्रश्न वाली आपकी डिलीट होगी, 6.4 और 6.5। बच्चों देखो अभी तक हमारे कितनी डिलीट हो गई है। सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट में आपका 1.1 और 1.4 ये डिलीट हो गई चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर सेकेंड में आपकी डिलीट हो गई है 2.3। चैप्टर थर्ड में डिलीट हुई है 3.1, 3.5 एंड 3.6। चैप्टर 4 में आपकी डिलीट हुई है 4.3। चैप्टर 5 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 6 में हमारे डिलीट हुए हैं टोटल 6.4 एंड 6.5, ये चैप्टर 6 में डिलीट हो गए।
तो इतनी प्रश्न वाली हमारे डिलीट हो गई है अभी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं आपको टोटल बता देता हूँ पहले क्या क्या डिलीट हुआ है। ये 9 हो गया। इसके बाद जो चैप्टर 7 है इसमें सिर्फ 7.3 जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाली जो प्रश्न वाली थी वो आपकी डिलीट हो गई है। फिर चैप्टर जो 8 है इसमें 8.3 यानी जितने भी 90 माइनस थीटा वाले जो सूत्र थे वो आपके डिलीट हो गया है 8.3। इसके चैप्टर 7 के बारे में क्या क्या थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे लगभग पहला वीडियो हमारा। इसमें आपके पहले कितनी प्रश्नावलियां थी बच्चों? पहले आपके 7.1 7.2 7.3 पहले आपके 3 प्रश्नावलियां थी, 7.1 7.2 7.3 3 प्रश्नावलियां थी। और अभी आपके एक जो तीसरी प्रश्नावली है इसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये आपके डिलीट हो गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाली जो प्रश्नावली है वो आपके क्या हो गई बच्चों? डिलीट हो गई है। यानी सिर्फ 7.1 और 7.2 ये 2 ही प्रश्नावली आपको पढ़नी है गणित में। और इसमें भी खास आपकी पहली प्रश्नावली जो है अभी 2023 में जो आप बुक लाए हैं इसमें 7.1 जो है इसमें दूरी सूत्र आपको यूज करना है। दूरी सूत्र 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे पहला बिंदु है x1 y1 है और दूसरा बिंदु आपके जैसे x2 और y2 है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना यानी AB। सिंपल सूत्र है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में माइनस का कोई चेंजेस नहीं होता है। तो दूरी का सूत्र आपको अप्लाई करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको पहले लिखो फिर इसको बाद में लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपके सही है। तो दूरी का सूत्र 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का आपको 7.1 में पढ़ना है। बहुत इजी है, बस इसके थोड़े से प्रश्न पीछे के 4-5 थोड़े बच्चों को टाइट लगते हैं, मतलब टफ लगते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे आपको एक्स अक्ष, पहले तो आप ये बताओ कि एक्स अक्ष पे बिंदु क्या होता है, वाई अक्ष पे बिंदु क्या होता है, और मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु क्या है? अब देखिए ये 3 चीजें। एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है वो x, 0, y अक्ष पे जो बिंदु होता है 0, y, और मूल बिंदु होता है वो 0, 0। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम पढ़ेंगे ऐसे में डिटेल में आपको बताऊंगा एक एक। पहले तो आपको मैं कोऑर्डिनेट के बारे में बताऊंगा कि जो कोऑर्डिनेट होता है वो कहाँ पे किस कोऑर्डिनेट में लेते हैं, प्लस की संख्या कहाँ होती है, माइनस की संख्या कहाँ होती है। जब स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर तो मैं पहले आपको निर्देशांक और ज्यामिति के बारे में बताऊंगा क्या होता है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला दूरी सूत्र है, तो इसमें क्या पूछते हैं कि एक्स अक्ष से 2 बिंदु समान दूरी पर है। एक्स अक्ष से 2 बिंदु जैसे 7,2 माइनस 5,4 समान दूरी पर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है, यह दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? थोड़ा सा ये टफ पड़ता है कैलकुलेशन, बाकी तो इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो पहला दूरी सूत्र 7.1 और 7.2 जो एक प्रश्नावली है उसमें आपका विभाजन सूत्र, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, इसमें भी अंत विभाजन और बाह्य विभाजन, अंत विभाजन बाह्य विभाजन दो आएंगे आपके, प्लस और माइनस के सूत्र हैं। बाकी कोई दूसरे सूत्र नहीं। एक होता है मध्य बिंदु का सूत्र, कि 2 बिंदु है उनका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट। तो दोनों का जैसे x1 ये y1 बिंदु है, ये x2 ये y2 है, तो ये बिंदु कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला, ये भी हम पढ़ेंगे। तो जो आपका पार्ट 7 है निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें आपके 2 प्रश्नावली आपको पढ़नी है, 7.1 7.2 7.1 में बच्चों दूरी सूत्र है और 7.2 में विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र और दूरी सूत्र ये दोनों आपको पढ़ना है 7वें चैप्टर में। और क्या क्या है ये सब मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। इस पार्ट से सिर्फ एक ही चीज डिलीट हुई है, 7.3 डिलीट हुआ है, जिसको हम कहते हैं 7.3, मतलब कौन सी प्रश्नावली, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाली प्रश्नावली वो आपकी डिलीट हो गई है। हेलो बच्चों, अभी मैं आपको चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जो हमारा पार्ट 8वां पार्ट स्टार्ट करेंगे अब हम। तो 8वें पार्ट में देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। पहला जो वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन ही आपने देखे हैं लगभग चैप्टर्स। त्रिकोणमिति का परिचय,
बच्चों को ये चैप्टर क्या सबसे टफ लगता है? टफ लगता है इसमें सबसे लास्ट वाली प्रश्न, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। इसमें सूत्र होते हैं बहुत सारे और सूत्र याद भी नहीं होते बच्चों को, और सूत्र को कैसे अप्लाई करना है, यानी प्रश्न में सूत्र को कैसे लगाना है, वो भी बच्चों को नहीं आता है। तो भी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज कहां से सूत्र को कैसे हल करना है सब बताऊंगा। इसमें पहले कितनी प्रश्नावलियां थी 2022 में? लगभग 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 4 प्रश्नावली थी, जिसमें से एक प्रश्नावली डिलीट हुई है 8.3, जो 90 माइनस थीटा वाले जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे क्वेश्चंस वो सारे डिलीट हो गए। 8.3 प्रश्नावली आपकी डिलीट हुई है, यानी अभी आपको जो 2023 में पढ़ना है 8.1, 8.2 और इसी को 8.3 की फॉर्म में लिख दिया है। 3 प्रश्नावलियां केवल आपको इसमें पढ़नी है। 8.1 यानी 8.1 में प्रश्नावली में आपको सबसे पहले क्या दे रखा है? देखो क्या है, पहला है त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात, अब इसमें होता क्या है? इसमें होते हैं साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। ये कुछ 6 है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अनुपात में लाल बटा काका, लाल बटा काका, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, और इसी को उल्टा लिखेंगे तो कोट, सेक और कोसेक। ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाली त्रिकोणमिति अनुपात में। सेकंड है जो 8.2 है, इसमें कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो विशिष्ट कोण, इसका मतलब आप टेबल पढ़ेंगे इसमें, टेबल में आपके कुछ विशिष्ट कोण होंगे। यहाँ पर साइन, कोस, टेन वगैरह सब रहेंगे। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं के कुछ मान होंगे और उन्हीं को वैल्यू पुट करके हम प्रश्न को हल करेंगे। यानी टफ नहीं है, इजी है, बस थोड़े 2-3 प्रश्न ऐसे जो लघुत्तम निकाल के सोल्व करने पड़ेंगे। तो दूसरी प्रश्न वाली ज्यादा वो टफ नहीं है। मेन तो यही तो रामबाण है, यही तो सबसे बड़ा काल है, सबसे टफ लगती बच्चों को 8.3, लेकिन लगभग तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इजी है, टफ ज्यादा नहीं है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है, इसमें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है। और त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण मतलब सूत्र लग रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। तो इस प्रकार के ये 3 सूत्र है। अभी तो और साइन ए को 1 बाई कोस से लिखते हैं, कोस को 1 बाई साइन लिखते हैं, टेन को साइन बाई कोस लिखते हैं, कोट को कोस बाई साइन लिखते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो इस जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, इस चैप्टर में 3 प्रश्न वाले आपको पढ़नी है। 8.1, 8.2, 8.3। 8.1 में त्रिकोणमिति अनुपात, 8.2 में कुछ अनुपात मतलब ये टेबल वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 8.3 में मेन सर्व समीकरण जो सूत्र है याद करने पड़ेंगे आपको बच्चों, और वो सारे सूत्र के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे 8.3 में। 8.3 जो पहले वाली थी वो आपकी डिलीट हो गई है, पहले वाली जो 8.3 थी वो आपकी डिलीट हो गई है। अभी टोटल 3 प्रश्नावलियां हैं, पहले 4 थी, एक डिलीट की है, वो इजी थी, लगभग डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं थी, सबसे इजी थी वो उस प्रश्नावली की, लेकिन पता नहीं क्यों डिलीट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको टोटल इस पार्ट में 3 प्रश्नावलियां पढ़नी है, 8.1, 8.2 और 8.3। ओके बच्चों, ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर की जो भूमिका थी मैंने आपको बता दी है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये वही त्रिकोणमिति वाला है, लेकिन इसमें कुछ अनुप्रयोग इसके जो है, एक ही प्रश्नावली इसमें। हाँ, इसमें पहली बात कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एक ही तो प्रश्नावली थी, क्या डिलीट करेंगे? प्रश्न तो डिलीट कर नहीं सकते। पहले भी एक प्रश्नावली थी, अभी भी एक ही प्रश्नावली है। प्रश्नावली त्रिकोणमिति के अनुपात, एक ही प्रश्नावली, इसमें 9.1, इसमें कम से कम 15 के 16 कुछ क्वेश्चन है, 15 या 16 कुछ क्वेश्चन, प्रश्नावली 9.1 और एक ही इसमें प्रश्नावली है। इसमें आपको ऊंचाइयां और दूरियों के बारे में पढ़ना है। ऊंचाई और दूरियां क्या है? ऊंचाई और दूरियां, और 2 चीजें हैं, एक तो मैंने लिखी है अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण एंड उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कैसे है? जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, आप यहां पर खड़े हैं,
और यहाँ पर आप बिल्डिंग के ऊपर किसी को देख रहे हो और ये जो जमीन के साथ आपका कोण बनता है इसको कहते हैं हम ओनियन कोण। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? ओनियन कोण। ये कोण कौन सा आपका? ओनियन कोण है। ये ओनियन कोण होगा। अगर आप पहले से छत के ऊपर खड़े हो, यहां आप खड़े हो और यहां पर नीचे कोई गाय कुछ भी हो जमीन पे, छत से अगर आप नीचे देखते हो और जो हॉरिजॉन्टल के साथ आपका जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण ये हम ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे और भी मतलब क्या है हिंदी में इंग्लिश में सब कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 9 ज्यादा बड़ा इसका वीडियो इंट्रोडक्शन का 2 मिनट भूमिका का होगा लगभग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसमें ऊंचाइयां और दूरियों के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग के ऊपर टावर कभी आएगा, कभी 2 बिल्डिंग आमने सामने आएगी, कभी बिल्डिंग है, कोई नाव दिख रही है, पता नहीं कैसे भी क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन हम सारे सॉल्व करेंगे। तो इसमें अवनमन और अवनियन कोण के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और इसमें एक ही प्रश्न वाली है 9.1, कुछ 15-16 क्वेश्चन है और कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है, पूरा पार्ट आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, सिंपल पार्ट है, कोई टफ नहीं है। लगभग 6-7-4-5 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 6 एग्जाम्पल है, सारे मैं सोल्व कराऊंगा और कुछ 4-5 वीडियो में प्रश्न वाली के सारे प्रश्न मैं सोल्व करा दूंगा, तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई ज्यादा इसमें टफ है नहीं, ये इजी है। इसमें एक ही मेथड अप्लाई करेंगे हम, tan थीटा और cot थीटा, बस मैक्सिमम tan थीटा और cot थीटा यूज करके इसके सारे प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 9 के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 10 के बारे में आपको बताऊंगा। क्या है? 10वां पार्ट हमारा व्रत। व्रत यानी सर्कल, एक रिंग, व्रत के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए व्रत, इसमें कितने प्रश्न वाले पहले थी और अभी कितनी है। इस अध्याय, इस चैप्टर में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है बच्चों। पहले भी इसमें 10.1 और 10.2 दो प्रश्नावलियां थी और अभी भी इसमें 2 प्रश्नावलियां है। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। पहले भी 2 प्रश्नावलियां थी और अभी भी 2 प्रश्नावलियां है, 10.1 और 10.2। अब 10.1 में क्या है? सिंपल है। जैसे पहला है व्रत की स्पर्श रेखाएं। एक व्रत पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक व्रत पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो जब स्टार्ट करेंगे तब। तो पहली प्रश्न वाली में सिंपल व्रत के बारे में दे रखा है। व्रत नॉर्मली आपको पता ही है, ये व्रत है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये इसका व्यास होता है और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। और इस बिंदु से हम प्रारंभ करेंगे और वापस घूमकर यहाँ पर आते हैं, तो ये इसकी परिधि होती है। व्रत की परिधि 2πr होती है और व्रत का एरिया होता है πr²। नॉर्मली ये तो सबको लगभग पता होगा। तो इसमें हम 10.1 है हमारी व्रत की स्पर्श रेखाएं वगैरह। व्रत पे कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, व्रत के एक एक्सटर्नल बाहर अगर कोई बिंदु होता है तो उससे व्रत पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और व्रत पे जो स्पर्श रेखा आपका जो बिंदु होता है उस बिंदु से केंद्र से कितने का कोण बनता है, 90 का बनता है। इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। दूसरा, एक बिंदु से एक व्रत पर स्पर्श रेखाएं की संख्या, एक बिंदु से एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं किसी व्रत पे। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी इसमें नॉर्मली 2 प्रश्न वाली है, 10.1 और 10.2। 10.1 और 10.2 2 प्रश्न वाली है और जो 10वां पार्ट है वही 10.1 10.2 कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, हमको ये कंप्लीट पढ़ना है। और जो आपका एक चैप्टर 11वां रचनाएं, ये पूरा पार्ट डिलीट हो गया है, पूरा पार्ट डिलीट कर दिया है, पूरा पार्ट हटा दिया बच्चों, पूरा पार्ट हटा दिया, पूरा पार्ट एनसीईआरटी हटा दिया है। तो एक पार्ट आपकी किताब से हट गया है 11 नंबर का, और जो 12वां पे था पहले वो अब आपके 11 नंबर पे आ गया है। तो 10वें पार्ट में आपको 2 प्रश्नावली पढ़नी है, 11वां पार्ट पूरा आपका हट गया है। अब आपके नॉर्मली 12, 13 और 14 और 15 4 पार्ट और है, ठीक है। अब हमारा जो अगला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग इसके चैप्टर के बारे में सेकंड वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे। ये सिर्फ भूमिका थी, इसका इंट्रोडक्शन था, कितनी प्रश्नावलियां हैं, कितनी प्रश्नावलियां हटी है और पहली प्रश्नावली क्या है, दूसरी प्रश्नावली क्या है, ठीक है। तो व्रत के बारे में क्या है
दो प्रश्नावलियां पहले भी थी और अभी भी इसकी दो प्रश्नावलियां हैं, इसमें कुछ भी नहीं हटा है, हमको कंप्लीट पूरा पढ़ना है। ठीक है, हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं व्रत के बारे में आपको सारी चीजें बताऊंगा सेकेंड वीडियो से। ठीक है बच्चों, ओके।